दोस्तों सिर्फ 10,000 में आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर शेंजन का वीज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ाइल कैसे रेडी करेंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा आपको, और आपका फ़ाइल लेके आपको कहाँ पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा और आपका डॉक्यूमेंट्स बनाने में, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि कवरिंग लेटर कैसे बनता है और कवरिंग लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है, वीज़ा का फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें के लिए, और ट्रैवल टूर आइटनरी कैसे बनानी है, उसके लिए टिकट लगता है, होटल बुकिंग लगती है, तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको सिर्फ 10,000 में पूरा गाइड कर दूंगा और आपकी पूरी फ़ाइल रेडी करवा के दूंगा। अगर आप भी सिर्फ 10,000 में फ़ाइल रेडी करवाना चाहते हैं, यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो या फिर आप फार्मर हो, खेती करते हैं, या आप रिटायर हो, या फिर आपको कोई स्पॉन्सर करने वाला है, आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव यूरोप में है, वो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले हैं, लेकिन ना उनको एक्सपीरियंस है, ना आपको समझ में आता है कि कैसे वीज़ा अप्लाई करें, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी हेल्प लेंगे, मेरा गाइडेंस लेंगे। मैं आपको कंसल्टिंग चार्ज जो है सिर्फ 10,000 में पूरा फाइल रेडी करने में आपकी हेल्प करूँगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूरोप और शेंजन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसके क्या चार्जेस हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आपने पहले अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया है, या फिर आप पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन जिस ऑफिस के पास या किसी एजेंट के पास आप जाते हैं तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दोस्तों बहुत कम चार्ज में, बहुत कम खर्चे में, सिर्फ 10,000 के अंदर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। यूरोप के वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है और कवरिंग लेटर कैसे बनाया जाता है, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स की क्या लिस्ट होती है, कितने कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्योंकि अगर कोई जॉब करता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, अगर किसी का खुद का बिज़नेस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, या फिर अगर किसी के पास जॉब भी नहीं है और बिज़नेस भी नहीं करता है, रिटायर हो गए हैं, तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। या फिर अगर आप रिटायर भी नहीं हैं, जॉब भी नहीं करते और आपके पास बिज़नेस भी नहीं है, तो इस कैटेगरी में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और किस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, तो वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाला हूँ। और अगर आप अपना एप्लीकेशन जो है खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं करके दूंगा सिर्फ 10,000 के अंदर, सिर्फ 10,000 में आपका पूरा फाइल रेडी करके दूंगा। तो दोस्तों, यूरोप के वीज़ा के लिए अब जो है ज़्यादा पैसे देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, बहुत कम खर्चे में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया मेरा जो चार्जेस हैं, मेरा जो कंसल्टिंग चार्ज है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन है उसका मेरा 10,000 चार्ज है, प्लस आपका जब अपॉइंटमेंट रहेगा तो यूरोप के वीज़ा के लिए और शेंजन के वीज़ा के लिए वहाँ पे जो वीज़ा की फ़ीस पे करनी होती है वो 80 यूरो से लेके 120 यूरो और 150 यूरो तक होती है। अब टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा और वर्क वीज़ा, ये सब की फ़ीस जो है थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो आप किस कैटेगरी के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, जब आप यहाँ पे कॉल करोगे या मेरे ऑफिस पे विज़िट करोगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा है और पब्लिक का मानना ऐसा है कि अगर आपको यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है या शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी जो है 2-4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री होनी ज़रूरी है।
देखिए दोस्तों, यूरोप के वीज़ा के लिए या किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, उसकी एप्लीकेशन करने के लिए एम्बेसी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट दिया जाता है। उसके अंदर कभी लिखा नहीं होता है कि आपकी 3-4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो एक बात तो क्लियर है और फाइनल है कि अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, आपने किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं किया है, तब भी आप यूरोप के वीज़ा के लिए और शेंजन के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन आप कर सकते हो। वीज़ा मिले ना मिले वो एम्बेसी और कॉन्सुलेट पे डिपेंड करता है कि वो आपको देंगे या आपका वीज़ा रिजेक्ट करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से रिजेक्ट आता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक ही कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी में अप्लाई किया था तो 3-4 बार जर्मनी में ही अप्लाई किया और 4-5 बार उनका रिजेक्ट हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने, किसी ने कभी जर्मनी अप्लाई किया था, उसमें वीज़ा नहीं मिला तो कभी फ्रांस में अप्लाई किया था, उसमें वीज़ा नहीं मिला तो कभी स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई किया था, तो हर बार रिजेक्ट आता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आपका अगर बार बार रिजेक्ट आता है तो ऐसी आप क्या गलती कर रहे हो। अगर आपने खुद से फाइल रेडी किया था तो आप ऐसी क्या गलती कर रहे हो कि आपको जर्मनी ने भी वीज़ा नहीं दिया, फ्रांस ने भी नहीं दिया, स्विट्ज़रलैंड ने भी नहीं किया। या अगर आपने किसी एजेंट को दिया था और 3-4 बार उसी एजेंट को दिया, या फिर आपने अलग अलग एजेंट्स के पास जाके फाइल रेडी करवा कर अप्लाई किया था, तो ऐसी कौन सी बात है कि आप किस बात की गलती कर रहे हो कि आपको 3-4 कंट्री वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है। तो मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो हैं किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं या बहुत सोच समझ के फ़ाइल बना सकते हैं। अगर मेरे पास आएंगे तो मैं भी देखूंगा कि आपके जो रिजेक्शन लेटर है उसके अंदर ऐसी क्या मिस्टेक है, आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसमें क्या मिस्टेक ऐसी है कि आपका बार बार वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। अगर मेरे पास आएंगे तो सोच समझ के उसमें क्या मिस्टेक है करके आपका जो है फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जॉब करते हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, अगर आपका बिजनेस है तो आपके क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर आप रिटायर हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या फिर अगर आप फार्मर हैं, आप खेती करते हैं तो उस केस में आपके क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या फिर अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसमें स्पॉन्सर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता है और आपको कोई पैसा नहीं लगता है, और आप लाइक करेंगे मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। अगर आप खुद का बिज़नेस है या आपकी छोटी सी शॉप है या आपका बड़ा बिज़नेस है तो आपके बिज़नेस का कुछ भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपका बड़ा बिज़नेस है, आपका प्राइवेट लिमिटेड है या प्रोप्राइटरशिप है, कुछ भी है, तो अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके पास होगा, डायरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होगा और जीएसटी होगा। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड नहीं है या फिर छोटा बिजनेस है, लेकिन कम से कम अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तब भी आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी भी नहीं है, कुछ भी आपके बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जो हैं अपने आधार कार्ड के बिहाफ पे आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, और आपके आधार कार्ड के बिहाफ पे आप जो हैं अपना बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके लिए जो है एक एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट होता है, आधार उद्योग भी बोलते हैं, कुछ लोग उद्योग आधार बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट जो है आपका 10 से 15 मिनट के अंदर बन जाता है।
तो उसके लिए अगर आप कहीं से बना सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको। अगर वहाँ से समझ में नहीं आता है तो किसी की हेल्प ले सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बाद उसको कैसे सबमिट करना है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो आपके कंपनी के ITR लगेंगे 3 साल के। किसी किसी कंट्री के लिए 1 साल के लगते हैं, लेकिन जनरली 3 साल के ITR लगते हैं। अगर आपके पास 3 साल के नहीं है तो कम से कम 1 साल का ITR आपके पास होना चाहिए। अगर आज तक आपने ITR कभी किया ही नहीं है तो अभी लास्ट ईयर का ITR अभी आप कर सकते हो। अभी टाइम है, ITR का फीलिंग जो है चल रहा है, तो उसमें आप ITR कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो कंपनी के ITR भी लगेंगे, आपके पर्सनल ITR भी चाहिए। अगर आपके पास कंपनी के ITR नहीं है तो वो सारी चीज़ें कवरिंग लेटर के अंदर मेंशन करनी होती है कि आपका बिजनेस रजिस्टर है, कंपनी है आपकी, फिर भी कंपनी के ITR आपके पास क्यों नहीं है। तो वो चीज़ें जब आप आएंगे या हमारी हेल्प लेंगे तो आपको बता दूंगा मैं। उसके बाद आपका कंपनी का बैंक स्टेटमेंट, एक करंट अकाउंट होता है कंपनी के नाम का, उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 3 मंथ का। उसके साथ साथ आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए सेविंग अकाउंट का। अगर आपके पास कंपनी का अकाउंट है या नहीं है, आपका पर्सनल अकाउंट है, तो इस केस में देखा जाएगा कि कवरिंग लेटर के अंदर क्या मेंशन करना है। आपके पास कंपनी का बैंक स्टेटमेंट है लेकिन पर्सनल क्यों नहीं है। अगर पर्सनल है और कंपनी का बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं है तो वो देखने वाली बात है, उसको कवरिंग लेटर के अंदर मेंशन करना होता है कि क्यों है और क्यों नहीं है। उसके बाद बाकी चीज़ें कवरिंग, कंपनी का लेटर हेड जो है, रबर स्टैंप होती है, कंपनी की सील होती है, वो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो हो जाता है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड। अब आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको बताऊंगा ऐसे लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हो तो आपका जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इंडिया में जॉब करते हो या आउट ऑफ कंट्री में जॉब करते हो तो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चाहिए। उसके बाद लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, और जिस डेट में आप ट्रैवल करने वाले हो, जितने दिन का आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, उतने दिन की छुट्टी का लेटर, लीव लेटर जिसको बोलते हैं, यूँ समझो तो NOC लेटर भी बोलते हैं। NOC लेटर के अंदर क्या लिखना होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि लीव लेटर के अंदर एक तो आपका कंपनी का लेटर हेड के ऊपर लिखा हुआ होता है, और जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हो सबसे पहले उसको एड्रेस किया जाता है। उसके बाद आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका एड्रेस, उसके बाद कंपनी की कुछ डिटेल्स होती हैं। उसके साथ साथ आप उस कंपनी में क्या जॉब करते हो और कितने टाइम से जॉब कर रहे हो, उस कंपनी में आपका क्या पोजीशन है, आप किस टाइप की जॉब कर रहे हो। उसके बाद उसमें ये भी लिखा रहता है कि आप इतने ये तारीख से लेके ये तारीख तक इस कंट्री की विज़िट करने वाले हो, और उसमें कंपनी ने आपको छुट्टी दी हुई है। कंपनी को आपकी इस ट्रिप के लिए कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद लीव लेटर के अंदर जिसके सिग्नेचर हैं, कंपनी के मैनेजर के हो या जनरल मैनेजर के हो या ओनर के हो, उनका नाम रहता है। उसके बाद उनकी पोजीशन होती है, या जिसने भी साइन किया है, जिसने आपको लेटर दिया है, उनका डिजिग्नेशन क्या है, वो ओनर हैं, प्रोप्राइटर हैं या फिर मैनेजर हैं, वो सारी चीज़ें लीव लेटर के अंदर मेंशन होती हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है, मेरे पास आएंगे तो ये फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने में एक एक चीज़ को लेके मैं आपको पूरा गाइड सिर्फ 10,000 में करके दूंगा। अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके बाद आपका ITR लगेगा, और लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए अगर आप जॉब करते हो, और उसमें कितना बैलेंस होना चाहिए वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। वो जब की बात होगी तब बता देंगे, क्योंकि सबके लिए एक सा नहीं होता है, और एम्बेसी ने ये मेंशन किया हुआ नहीं होता है कि आपके बैंक में 2 लाख रुपए होने चाहिए या 10 लाख रुपए होने चाहिए। बस उन्होंने एक बताया हुआ होता है कि एक दिन का आपके पास इतना बैलेंस होना चाहिए।
अगर आप 5 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उन्होंने जो बताया हुआ है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट हो गया, सैलरी स्लिप हो गई, एनओसी लेटर हो गया, उसके बाद फ़ोटोज़ हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका आईटीआर। ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कवरिंग लेटर हो गया, आपकी टिकट आइटनरी, आपका टूर आइटनरी, आपका होटल बुकिंग, क्योंकि जिस कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, कितने दिन कौन से होटल में रुकोगे, वो सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करनी होती है। अब बात कर लेते हैं जो फार्मर है, खेती करते हैं, जॉब नहीं करते, खुद का बिजनेस भी नहीं है, लेकिन फार्मर है, खेती करते हैं, तो ऐसे में प्रॉपर्टी के पेपर्स लगेंगे। अगर आप फार्मिंग करते हैं उसमें देखा जाएगा आपकी खुद की लैंड है। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो 7/12 का जो स्टेटमेंट होता है लैंड का वो चाहिए। अगर आप गुजरात से हो तो वो आपको मिलेगा गुजराती में, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो वो आपको मिलेगा अपनी लैंग्वेज में, अगर आप किसी और स्टेट से हो तो वो आपको अपनी लैंग्वेज में मिलेगा। तो उसको क्या करना है कि उसकी एक फ़ोटो कॉपी करा लेनी है। फ़ोटो कॉपी कराने के बाद किसी ट्रांसलेशन वाले के पास आपको जाना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाने के बाद उसके ऊपर नोटरी करानी है, और जो फ़ोटो कॉपी कराया था उसकी भी नोटरी करानी है। लेकिन जो ओरिजिनल पेपर है आपको जो मिला है उसके ऊपर नोटरी नहीं करानी है। उसके ऊपर जो भी ओरिजिनल पेपर होते हैं, किसी भी चीज़ का कोई भी सर्टिफिकेट हो, उसके ऊपर नोटरी नहीं होती है। तो आपको फ़ोटो कॉपी पे नोटरी करानी है, और जो आपने ट्रांसलेशन करवाया इंग्लिश में उसके ऊपर नोटरी करवानी है। तो ये हो गया आपका सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ। उसके साथ साथ अगर आप फार्मिंग करते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आप जो फार्मिंग करते हैं कहाँ बेचा है, अगर उसके बिल आपके पास हैं, और वो सारी चीज़ें, आपकी जो फसल थी उसके बिल अगर आपके पास हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं है, आपने पहले दे दिया था, आपने उस वहाँ से कोई बिल नहीं लिया, तो आप बाद में भी जाके बात करेंगे कि मुझे वीज़ा एप्लीकेशन करना है और मैंने जो फसल आपको बेची थी मुझे उसका बिल चाहिए। तो एक ये हो गया। उसके बाद किसान कार्ड होता है, अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी लगेगी, और अगर आपके पास नहीं है तो किसान कार्ड कहाँ से मिलता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, वो आप अपने जो दूसरे फार्मर हैं आपके, कोई तो फ्रेंड्स होंगे या कोई होंगे, कहाँ से मिलता है, तो वो वहाँ पे जाके आप अप्लाई करके किसान कार्ड ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपके आईटीआर भी लगेंगे, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी जो कवरिंग लेटर है, टिकट है, होटल बुकिंग है, टूर आइटनरी है, वो तो सब में लगता ही है। अब बात कर लेते हैं, कोई जॉब नहीं है, बिजनेस भी नहीं है और फार्मिंग भी नहीं करते, तो अगर आपको, फिर आप जो है स्पॉन्सरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है। स्पॉन्सर के लिए आपके फादर भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर फादर के पास कुछ नहीं है तो उनका सन या उनकी डॉटर फादर को, मदर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या आपका कोई जानने वाला, या आपका कोई रिलेटिव, या आपका कोई फ्रेंड, या जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ से कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, ये सभी आपको, कोई भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो इस केस में स्पॉन्सर के क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? सबसे पहले स्पॉन्सर का आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ मतलब ये होता है कि उसका पासपोर्ट की कॉपी, अगर फॉरेन से कोई कर रहा है तो वहाँ से उसकी कोई भी आईडी चाहिए, फ़ोटो वाली। उसके बाद स्पॉन्सर का एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, या फिर वाटर का बिल हो, या फिर गैस बिल हो, कोई भी एक चीज़, स्पॉन्सर का एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक चीज़ चाहिए। उसके बाद स्पॉन्सर का कॉन्टैक्ट नंबर, स्पॉन्सर की ईमेल आईडी, और स्पॉन्सर का लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और अगर उसके पास आईटीआर है स्पॉन्सर के पास तो उसके आईटीआर भी चाहिए। अब ये होगा स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट। और जो वीज़ा अप्लाई करने वाला है, जो एप्लीकेंट है, उनका पासपोर्ट, फ़ोटो और उनका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये नॉर्मल चीज़ें, सभी चीज़ें लगेगी। कवरिंग लेटर, होटल बुकिंग और टिकट, टूर आइटनरी, ये सभी चीज़ें लगेगी।
ये तो मैंने आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए दिया है। अगर कोई यूरोप का शेंजन का बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन एक बिज़नेस के लिए इनविटेशन लगेगा जिस कंट्री का आप बिज़नेस वीज़ा लेना चाहते हो। बिज़नेस वीज़ा के लिए जो इनविटेशन लेटर है कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन इनविटेशन लेटर के लिए वहाँ से जो चार्ज लगता है लॉयर का या जो भी आपको इनवाइट कर रहा है वो आपको अलग से पे करना होता है। दूसरी बात मैं बता दूँ आपको कि अगर कोई वर्क वीज़ा यूरोप का शेंजन कंट्री में अप्लाई करना चाहता है या यूरोप की कुछ ऐसी कंट्री है जो शेंजन में नहीं है लेकिन वहाँ से उनको पेपर मिल गए हैं या इंडिविजुअली उन्होंने डायरेक्ट किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया था और उनको वर्क के पेपर मिल गए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वर्क परमिट मिल गया है, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर तो मिल गए लेकिन फॉर्म कैसे फिल करें, अपॉइंटमेंट कैसे लें और कवरिंग लेटर कैसे बनाएं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको सिर्फ 10,000 में करके दूंगा। प्लस आपको जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो वहाँ पे फीस आपको जो भी है वर्क वीज़ा की वो आपको वहाँ पे करनी है। वीज़ा की फ़ीस जो है कभी कम थी, अब ज़्यादा हो गई है। आज की इस डेट में मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो जो मैंने बताया उस हिसाब से है, या कुछ आगे पीछे भी हो सकता है और फ्यूचर में कभी वो लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आज के इस वीडियो के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से वीज़ा फाइल रेडी करके अप्लाई करो या फिर किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करो। अगर मेरे पास आएंगे तो ये सभी चीज़ें जिस भी कैटेगरी में आप हो तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। वीज़ा का फॉर्म से लेके कवरिंग लेटर सब कुछ सारी चीज़ें मैं आपको पूरा सिर्फ 10,000 में पूरी फाइल रेडी करने के लिए आपकी हेल्प करूँगा। प्लस जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो आपको वहाँ पे जाके जो वीज़ा की फ़ीस मैंने आपको बताई थी टूरिस्ट वीज़ा के लिए 80 यूरो, उसके बाद बिज़नेस वीज़ा और वर्क वीज़ा, ये सब के लिए अलग अलग फ़ीस होती है।